नमस्कार दोस्तों। आकार डिजी9 इस मराठी यूट्यूब चैनल ने हाल ही में 7 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन पार किया है। अतः अब आगे चलकर हमारे कई हिंदी भाषी दर्शकों की मांग पर हम फिर से हमारे हिंदी संस्करण को नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रारंभ का पहला चरण आज से शुरू होने जा रहा है। उस चैनल का नाम आकार डिजी9 हिंदी के बजाय द फ्रंट पेज रखा है हमने। ये एक बदलाव है छोटा सा, आप इसे ज़रूर मद्देनज़र रखिए। आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, देखें, सराहे और हमारा हौसला बढ़ाए रहे। दोस्तों, आज मैं देश के मौजूदा हालातों पर कुछ कहने जा रहा हूँ। मेरे जो ख्याल है उन ख्यालों को आपसे रूबरू करना चाहता हूँ। जब सीज़ फायर हुआ था, मैंने तब भी कहा था, मेरे फेसबुक पेज पे कहा था, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे कहा था कि इसके पीछे की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसा करके हमने पाकिस्तान को खुद को दोबारा मजबूत करने की एक मोहलत दे दी है। अब खबर आ रही है कि चीन 5th जनरेशन 35 के 40 विमान वक्त से पहले इसी साल अगस्त में पाकिस्तान को देने वाला है। पाकिस्तानी पायलट कतर में जाकर राफेल की प्रैक्टिस करेंगे। तुर्की ये पाकिस्तान को S-4000 की कमियां बता रहे हैं। उधर चीन बांग्लादेश के लाल मोनी हरट के पुराने एयरपोर्ट को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा है। यह जगह भारत की सीमा से केवल 1200-1500 किलोमीटर दूर है। मतलब साफ है कि भारत से 3 दिन तक चले सीमित युद्ध में जो फजीयत हुई है पाकिस्तान की, उसके बाद पाकिस्तान और चीन अगली लड़ाई की तैयारी में लग गए। मैं फिर दोहराता हूँ कि चाहे सरकार हो या डिप्लोमेट्स, ये आपको कितने भी सुंदर शब्दों में क्यों न बताए कि कैसे सीज फायर करना समझदारी का काम था, हमने अपने लक्ष्य हासिल करके दिखाए हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। लेकिन इस तथ्य को दुनिया की कोई ताकत नहीं झुठला सकती कि जब आप किसी लड़ाई में एक बार अपर हैंड ले लेते हैं तो मौका होता है कि निर्णायक बढ़त ली जाए, दुश्मन को मसल दिया जाए। एक ढीठ दुश्मन उसे ऐसा सबक सिखाए जिसे वो और उसका मुल्क कभी भूल ना पाए। उसकी आर्मी का खोखलापन सबके सामने आ जाए, वो जनता का विश्वास खो दे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि 9 और 10 मई को भारत के पास ऐसा ही मौका आया था। लोग अलग अलग तर्क दे रहे हैं कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ऐसी लड़ाइयाँ हमें थोड़ा पीछे ले जाती है। अरे भाई, पाकिस्तान की उस वक्त जो हालत थी, आपको बस 2 दिन या 3 दिन और हमले करने थे, लेकिन उन 2-3 दिनों के बाद जो तस्वीर निकल कर आती थी, उसके बाद आपको दुनिया के किसी देश में अपने सांसद नहीं भेजने पड़ते, विदेशी अखबारों के झूठ को झुठलाने के लिए सबूत नहीं देने पड़ते। अगर सर्जिकल स्ट्राइक का मकसद आतंकियों को पनाह देने वाली पाक आर्मी की जो ताकत है, जो हौसला है, उसको तोड़ना था, तो इस सीज फायर ने तो उसके हौसले और बढ़ा दिए। पाकिस्तान की मूर्ख जनता इस सीज फायर को अपनी जीत मानकर आर्मी के गुणगान कर रही है। बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं वहां पे। फौज जनता को यह समझाने में कामयाब हो गई है कि हमने हिंदुस्तान को मात दे दी है। और अमेरिका के पास भारत दौड़ता हुआ गया, गिड़गिड़ाया और उन्होंने सीज फायर करवाया। इस तरह पाकिस्तान में फौज की हैसियत और मजबूती और बढ़ गई। और अगर हम इतनी डोमिनेटिंग पोजीशन में होने के बावजूद अमेरिका के कहने पर सीज फायर कर देते हैं, तो बदले में कोई आश्वासन तो मिलता। अमेरिका की ओर से कोई स्टेटमेंट आता है जिससे दुनिया को पता चलता है कि किन हालातों में सीज फायर हुआ है। उल्टा ट्रंप जैसे लोगों ने अपनी शुरुआती ट्वीट में कश्मीर की बात डालकर, चाहे अनजाने में ही सही, यह इंप्रेशन दे दिया कि पाकिस्तान मजबूत स्थिति में था। जिस माहौल में सीज फायर हुआ, उससे न पाकिस्तान को अपनी कमजोरियां और हमारी ताकत समझने का मौका दिया है, बल्कि चीन को भी अंदाजा हो गया कि उसे पाकिस्तान को और कितना मजबूत करना है। जो कुछ चीन ने उनको दिया है वो कितना खोखला है, भारत ने किस तरह से उसको तोड़ मरोड़ डाला है, अभी हमको क्या करना है इम्प्रूवमेंट के लिए, ये चीन सोच रहा है। रही बात न्यूक्लियर वॉर या युद्ध बढ़ जाने की डर की, तो मैं कहना चाहूँगा कि इसी डर की वजह से तो पाकिस्तान ने हम पर 36 सालों से प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखी है।
इसी डर की वजह से तो हम पिछले 36 सालों में 2000 से ज़्यादा लोग आतंकी हमलों में मरवा चुके हैं। कश्मीर में 5 लाख हिंदू पलायन कर चुके हैं। इसी डर की वजह से करगिल युद्ध से लेकर आज तक इतने ही सैनिक हम गंवा चुके। लड़ाइयाँ करके कोई हल नहीं निकलता, किसी समस्या का हल नहीं होता लड़ाई। क्या ये सोचकर अपने 1200 नागरिक मरवाने के बाद भी इजराइल हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा है? अगर बैठ जाता इजराइल तो हमास फिर से 1500 लोगों को मारने की प्लानिंग करने लगता था। जिस न्यूक्लियर वॉर का डर आज था, क्या गारंटी है कि वही डर 6 महीने बाद खड़ा नहीं होगा? युद्ध समस्या का कोई हल नहीं है। ये बात भी मुल्कों को तब समझ में आती है जब वो युद्ध लड़ते हैं। युद्ध लड़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम सामने वाले को बर्बाद करना चाहते। युद्ध लड़ने का मतलब ये होता है कि दुश्मन को पता लगे कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और ये बात उसे तब तक समझ नहीं आएगी जब तक उसे कुछ दिन की लड़ाई में ठोस नुकसान नहीं होगा। उसकी हार का तमाशा पूरी दुनिया नहीं देखेगी। उसकी फजीयत से घबरा कर उस पर दाव लगाने वाले चीयर लीडर पीछे नहीं हट जाएंगे। जीवन के जो पहलू है उसमें एक पहलू है रोमांस। ये जीवन के रोमांस को लेकर कृष्ण से बेहतर कौन है जो ये सब समझ सकता है? और कृष्ण ने हमको समझा है, लेकिन बांसुरी बजाकर आनंदित करने वाले यही कृष्ण, श्री कृष्ण जानते थे कि अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ना कितना जरूरी है। जो उन्होंने गीता के संदेश में लिखा है। गीता का ये संदेश, गीता का ये उपदेश सारी दुनिया जानती है, बस हम ही नहीं समझते। हर बार एक जरूरी लड़ाई ये सोचकर स्थगित कर देते कि युद्ध लड़ने से कुछ नहीं होता, और फिर पर्दे के पीछे चल रही छोटी छोटी लड़ाइयों में बीवी बच्चों के सामने उनके पति और पिता को मरते हुए छोड़ देते हैं। सोचिए, यह है हमारी विडंबना है, जीवन की विडंबना। अगर हम इसे समझेंगे, सोचेंगे और इस पर अमल करेंगे तो शायद ये जो पर्दे पे जो मंजर नजर आ रहा है उसे बदलने में वक्त नहीं लगेगा। और इस मंजर को बदलना सिर्फ हमारे हाथों में हो सके तो यह हाथ हमें आगे बढ़ाने चाहिए। फिलहाल मैं इसी मोड़ पर रुकता हूँ, फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द फ्रंट पेज। नमस्कार, धन्यवाद।